एक अलग भाषा में, एक अलग ढंग से, अलग लहजे में, अलग शब्दों में कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन ये बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को सहन होगी जो धर्म के साथ हैं, जो सत्य के साथ हैं, जो स्वयं को अस्तित्व से अलग नहीं जानते, जो प्रेम की भाषा समझते हैं, जो स्वार्थी नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते। वो लोग जो स्वार्थी हैं, बहानेबाज हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का अहित करने से पीछे नहीं हटते, झूठ बोलने वाले, गलत काम को अंजाम देने के लिए अनेक तरह के तर्क खोजने वाले, उनके मुंह पर तमाचा है ये बातें। एक सूत्र देता हूं मैं, जो स्वार्थी, हिंसक, लुटेरे लोग हैं, शरीर उनका इंसान के जैसा है लेकिन अंदर से वो राक्षस हैं। वो लोग कहते हैं कि ज़मीन मेरी है, ज़मीन तेरी है, और आपस में लड़ते रहते हैं, मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन, इसी चक्कर में। कुछ समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़मीन न मेरी है न तेरी है, ये ज़मीन हम सब की है। किंतु मैं समझता हूँ कि ना तो ज़मीन तेरी है, ना मेरी है, ना हम सब की है, अपितु हम सब इस ज़मीन के हैं, इस पृथ्वी के हैं। क्योंकि पृथ्वी तब भी थी जब आप नहीं थे, और पृथ्वी तब भी रहेगी जब आप नहीं होंगे। तो पृथ्वी फिर हमारी नहीं हो सकती, कोई भी ज़मीन हमारी नहीं हो सकती। हाँ, हम उस ज़मीन की पैदाइश हैं। तो ना ये तुम्हारी है, ना मेरी है, ना हमारी है, हम इस पृथ्वी के हैं। ये बात भूलना मत। इसीलिए जितनी जिम्मेदारी आपकी अपनी उस माँ के प्रति है जिसने तुम्हें बचपन में दूध पिलाया और जन्म दिया है, उससे भी कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी इस पृथ्वी के प्रति हम सबकी है। क्योंकि उस माँ ने सिर्फ तुम्हें जन्म दिया है, पालन पोषण भी उसने नहीं किया है, सिर्फ जन्म दिया है। और इस माँ ने, पृथ्वी माँ ने, तुम्हें भी और तुम्हारी माँ को भी और तुम्हारे पूरे खानदान को जन्म दिया है और पाला पोसा है। तो उस माँ के प्रति जो जिम्मेदारी है उससे कई गुना ज़्यादा इस माँ के प्रति हम सबकी जिम्मेदारी होती है। ये हुआ पहला सूत्र कि हम सब ज़मीन के हैं, पृथ्वी के हैं, वो हमारी नहीं है, और इसके प्रति हमारी जिम्मेदारी जन्म देने वाली माँ से भी अधिक है। अब दूसरी बात सुनो। किसी ने कमेंट किया था कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जैसे उन्होंने ही कहा था कि आजकल लोग अपनी भाभीयों के साथ मस्ती करते हैं, तो किसी ने उस पर रिकमेंड किया था कि भाई ये आध्यात्मिक चैनल है और ये आपका पर्सनल मामला है। तो मैं कहूँगा कि देखो, जीवन में हम जिस किसी से भी संबंधित होते हैं, चाहे इंसान से, वस्तु से, विचारों से, पशु पक्षियों से, नदियों से, तालाब से, उन सब से हम संबंधित होते हैं, तो वो हमारे जीवन से अलग नहीं हुए। और जो कुछ भी हमारे जीवन से संबंध रखता है वो सब अध्यात्म से बाहर नहीं है। अध्यात्म का काम बस भगवान, मूर्ति, पूजा पाठ, ये सब नहीं होता है। अध्यात्म का अर्थ है कि इस समस्त अस्तित्व के साथ आपका संबंध कैसा है। तो फिर उसमें हमारे घर परिवार के लोग क्यों नहीं आएंगे? तो ये सारी बातें आध्यात्मिक हैं। उसको ये ना कहें कि ये आपकी व्यक्तिगत हैं, उसको आध्यात्मिक ही जाने। अब आते हैं हमारे उस मुद्दे पर जिसकी हमें चर्चा करनी है। नन्नूलाल है, उसको कुछ बातें समझानी है। क्यों? क्योंकि नन्नूलाल जब अपने दोस्तों के साथ बाजार गया खाना खाने के लिए, तो दोस्तों ने दूध मलाई खाई, मांस खाया और महंगे कपड़े लिए लेदर के, और इसी तरह के कई सारे काम किए। तो नन्नूलाल ने कहा कि भाई तुम मांस मत खाओ, बेचारे निर्दोष जीव को क्यों मार रहे हो? हमारे पास खाने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो हम उसकी जान लेकर के उसे मार कर क्यों खाएं? तो नन्नूलाल के दोस्तों ने उसे तर्क दिया कि भाई
अगर हम जानवरों को नहीं खाएंगे ना, मुर्गे, बकरे, गाय, भैंस, मछली, सूअर, कुत्ते, बिल्ली, अगर हम इनको नहीं खाएंगे ना तो इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर हमको रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। पहला तर्क उन्होंने ये दिया। दूसरा तर्क नन्नूलाल को ये दिया गया कि भाई अगर हम मांस नहीं खाएंगे ना तो इंसान भूखे मर जाएंगे। क्योंकि सोचो 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या मांस खाती है। अगर वो सब एकदम से मांस खाना बंद कर देंगे तो इतना सारा अनाज कहाँ से लाएंगे हम? तो सारे भूखे मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? अब बेचारा नन्नूलाल को ज़्यादा जानकारी थी नहीं इस बारे में, तो वो कुछ कह नहीं पाया। अब वो अपने पास आया तो नन्नूलाल से जो चर्चा हुई उसको आप ध्यान से सुनिए ताकि आपको भी समझ आए कि वास्तविकता क्या है। क्या सचमुच उनकी जनसंख्या बहुत सारी बढ़ जाएगी? क्या सचमुच इंसान भूखा मर जाएगा अगर मांस खाना बंद कर दिया? तो क्या इतनी कमी आ जाएगी अनाज की? तो अगर आप आध्यात्मिक हैं, आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आप कहते हैं कि आप प्रेम जानते हैं, तो ये मुद्दा अध्यात्म का ही है, प्रेम का ही है, धर्म का ही है। क्योंकि बुद्ध अहिंसा के लिए निकले थे ना, वो ये तो नहीं कह रहे थे कि जानवरों के मारने से धर्म का क्या संबंध है ना? तो ये मुद्दा धर्म का ही है, अध्यात्म का ही है। तो चलिए करते हैं नन्नूलाल से बातें। पहली बात, कान खोलकर अच्छे से सुनो। ये अपने उन दोस्तों से कहना है जो कहते हैं कि मांस नहीं खाएंगे तो सब भूखे मर जाएंगे, अनाज की कमी हो जाएगी। उनसे कहो कि जिस जानवर को तुम खा रहे हो ना, उस जानवर का 1 किलो मांस एकदम से आसमान से तो टपका नहीं है। वो जानवर छोटा होगा, उसको बड़ा किया गया होगा, उसको बड़ा करने के लिए बहुत सारा अनाज तो खिलाया होगा ना। अपने आप तो मांस नहीं आ गया। तो उस जानवर का 1 किलो मांस तैयार करने के लिए उसको कई किलो, 15-20 जैसा भी जानवर है, मुर्गा, गाय, भैंस, बकरा, जितना बड़ा जानवर है उसके हिसाब से कई किलो अनाज पहले खिलाया गया है। एवरेज मान भी लें हम तो मान लेते हैं 10 किलो अनाज उसको खिलाया गया। 1 किलो मांस के लिए 10 किलो अनाज खिलाया गया है उसको। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1 किलो मांस से कितने लोगों का पेट भरेगा? 1, 2, 3। और 10 किलो अनाज से कितनों को भर जाता? कम से कम 20 से 25 लोगों का। तो पहले तो 20-25 लोगों का खाना तुमने उस एक जीव को खिलाया, फिर उससे तुमने 2-3 लोग खा सके, सिर्फ इतना मांस लिया, ऊपर से उस जीव की हत्या भी करी। इसमें कौन सी समझदारी है? पहली बात ये। दूसरी, तुम कह रहे हो कि अगर इनको नहीं मारेंगे तो इनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। क्या खाक बढ़ जाएगी? ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में इनको जबरन पैदा किया जाता है, ये नहीं दिखाई दे रहा क्या? जंगल में तो शेर भी है ना, उनकी जनसंख्या तो नहीं बढ़ी। जंगल में खरगोश है, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ी। जंगल में अन्य पक्षी हैं, पशु हैं, उनको तो तुम नहीं खाते। और जिन जानवरों को तुम नहीं खाते, क्या उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि जगह ही नहीं है? अगर प्राकृतिक रूप से उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो फिर उन जानवरों की भी बढ़ जानी चाहिए ना। जिनको आप नहीं खाते हो उनकी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जानवर की जनसंख्या प्राकृतिक रूप से नहीं बढ़ रही है, उनको जबरन पैदा किया जा रहा है ताकि आप लोग खा सकें, उनकी हत्या करके उनका मांस खा सकें। तो अपने दोस्तों को समझाना कि ये मूर्खतापूर्ण तर्क ना दें, गंवार हैं वो। ठीक, अब ये जो पूरा चार्ट है ना, इसको समझते हैं। हमारे पास एक पृथ्वी है, या हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो टोटल पृथ्वी है, इसका 71% जो हिस्सा है उस पर सिर्फ समुद्र हैं, माने जल ही जल है। सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको। और पृथ्वी का सिर्फ 29% हिस्सा है जिस पर कि
जमीन है। हम देख रहे हैं कि भोजन के उत्पादन के लिए पूरी पृथ्वी की कितनी भूमि उपयोग हो रही है। ठीक, तो हमारे पास है पूरी पृथ्वी का 29% हिस्सा जो कि भूमि के रूप में है। ये जो 29% का भूमि है, इसमें से भी 71% ऐसी है जिस पर रहा जा सकता है, हैबिटेबल लैंड, माने जो रहने योग्य है। क्यों? बाकी का क्या हुआ? जो जमीन है उसका 10% तो ग्लेशियर है, फोटो में दिख रहा होगा आपको, उस पर तो रहा नहीं जा सकता। और जो 19% है वो बारेन लैंड है। बारेन लैंड माने वो भूमि जो बंजर है, जिस पर ना तो खेती की जा सकती है, ना ही वो रहने योग्य है, उस पर रहा भी नहीं जा सकता। जैसे रेगिस्तान है, नमक की परतें हैं, चट्टानें हैं, ऐसी जगह हैं। तो पूरी पृथ्वी का 29% हिस्सा भूमि है। उस 29% का भी 71% ऐसा है जिस पर रहा जा सकता है। अब ये जो 71% है, इसका भी 38% तो ऐसा हिस्सा है जिस पर जंगल ही जंगल है। 14% क्या है? जिस पर झाड़ियाँ हैं। और बाकी 1% पर फ्रेश वाटर है और 1% पर अर्बन एंड बिल्टअप लैंड है। हमें बात करनी है एग्रीकल्चर की। जो 71% रहने योग्य भूमि है, उसका भी 46% हिस्सा जो है उसमें खेती होती है। जो रहने योग्य भूमि है उसके 46% पर खेती होती है, समझ रहे हो? पर आपको क्या लग रहा कि इस 46% भूमि पर जो खेती हो रही है, क्या वो सिर्फ इंसान के लिए हो रही है? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनना। और वो जो लोग, जो मूढ़, मंदबुद्धि, गंवार लोग जो तर्क देते हैं कि अगर मांस नहीं खाएंगे तो अनाज कम पड़ जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, वो लोग ध्यान से सुने और उनको बताएं। ये 46% ज़मीन पर खेती होती है। तो टोटल जितनी खेती होती है, जितनी ज़मीन पर खेती होती है, उसका 77% हिस्सा खेती का किसके लिए होता है? मांस और डेयरी से संबंधित पूरी प्रक्रिया के लिए। जैसे जिन जानवरों का मांस आप खाते हैं, जिन जानवरों से दूध आप लेते हैं, चमड़ा आप लेते हैं, ऊन आप लेते हैं, उन सारे जानवरों को चराने के लिए चारागाह चाहिए, उन सारे जानवरों के लिए अनाज चाहिए, तो उसके लिए खेती की जाती है। और पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य रहते हैं वो सब उतना अनाज खाते हैं जो सिर्फ 23% ज़मीन पर पैदा किया जाता है। समझ रहे हो? टोटल ज़मीन जो खेती के लिए उपयोग की जाती है उसका सिर्फ 23% हिस्सा उपयोग होता है इंसान के अनाज को पैदा करने के लिए। और ये जो अनाज है ना, इसमें वो लोग भी हैं जो मांस खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस मांस ही मांस थोड़ी ना खाते हैं, रोटी भी तो खाते हैं, आटे का भी तो इस्तेमाल करते हैं। तो 23% ज़मीन दुनिया के सारे लोगों को खिलाने के लिए अभी खिला रही है वर्तमान में। और 77% ज़मीन जो अनाज पैदा करती है, जो घास पैदा करती है, वो उन जानवरों को खिलाने में चला जाता है जिनका मांस और दूध और चमड़ा इंसान यूज़ करता है। अब बताओ, हम इंसानों का काम तो 23% ज़मीन पर उगी हुई फसल का उपयोग करके ही हो जाता है। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे पास, नुन्नू लाल के पास 100 एकड़ ज़मीन है। अपने दोस्त से बोलना कि तेरे पास 100 एकड़ ज़मीन है, तो उसका 77 एकड़ में जो अनाज पैदा किया जाता है, जो घास पैदा किया जाता है, वो सारा जाता है जानवरों को खिलाने में जिनका मांस तुम खा रहे हो। और वो जो 23% है उसमें तुम सब खा लेते हो, तुम्हारा पेट भर जाता है। उसके बाद मज़ेदार बात ये, अगर इंसान मांस खाना बंद कर दे तो
जो परसेंटेज अभी हम देख रहे हैं इस परसेंट के हिसाब से अगर हम देखें एक अंदाज़ा, आप परसेंट सर्च करेंगे तो आ जाएगा। 25 से 30% ज़मीन पर अगर खेती की जाए ना, उसमें सारी दुनिया को खिलाया जा सकता है पेट भर के, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। और ये जो 77% ज़मीन है, ये लगभग पूरी, कुछ परसेंट छोड़कर, ये ऊपर के 7% छोड़ दो, 70% ज़मीन, ये अंदाज़ा बता रहे हैं, आप परसेंटेज निकालेंगे मिल जाएगी आपको। तो आप पाएंगे कि जितनी ज़मीन पर खेती हो रही है उसका कम से कम 70 से 75% हिस्सा पूरी तरह खाली हो जाएगा। 25 से 30% ज़मीन में ही दुनिया का हर इंसान पेट भर के खा लेगा और आपको किसी तरह के अनाज की कमी नहीं आएगी। और ये जो 38% दिखा रहा है ना जंगल, ये परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि खेती के लिए जो 77% ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उस 77% से कम 70% तो खाली ही हो जाएगा। तो कितना परसेंट वो बढ़ जाएगा? फिर बताओ कहाँ रहा क्लाइमेट चेंज, कहाँ रहेगी गर्मी, फिर कैसे पिघलेंगे ग्लेशियर, सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो जो लोग कह रहे हैं कि अगर मांस खाना बंद कर दिया तो बच्चों, तुम जिस जानवर का मांस खा रहे हो ना, वो एग्रीकल्चर लैंड का 77% हिस्सा कंज्यूम करते हैं। और फिर भी होता क्या है पता है? 77% ज़मीन का उपयोग होता है, उससे सिर्फ 18% कैलोरीज मिल रही है दुनिया को। 77% ज़मीन का उपयोग हो रहा है, उसमें मांस और दूध तैयार किया जा रहा है। उस मांस और दूध से बने प्रोडक्ट से, इन सब से मिला करके 18% कैलोरी दुनिया को मिल रही है। और सिर्फ जो 23% अनाज है, दाल रोटी चावल, सिर्फ उस 23% से 82% कैलोरी मिल रही है। समझ रहे हो? 77, इसको ऐसे कहो कि 77 एकड़ ज़मीन आप बर्बाद करते हो, तब जाकर आपको 18% कैलोरी मिल रही है। और सिर्फ 23% का सही उपयोग करते हो तो आपको 82% मिल जाएगी। और इस आंकड़े को अगर आप निकालो, कैलकुलेशन करो, तो 28% ज़मीन का अगर उपयोग करो तो 100% कैलोरी आपको उस 28% ज़मीन से मिल जाएगी। 23% ज़मीन से 82% कैलोरी आपको मिल जाती है। 28% ज़मीन का उपयोग करोगे तो 100% कैलोरी आपको मिल जाएगी, आप अगर मांस नहीं खाओगे तो। अब बताओ कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ये ऐसी बात हुई कि एक को दिया, या नन्नू लाल के दोस्तों ने 77 रुपये दे करके 18% कैलोरी खरीदी और नन्नू लाल ने 23 रुपये दे करके 82% कैलोरी खरीद ली। किसको नुकसान हो रहा है? नन्नू लाल के दोस्तों को या नन्नू लाल को? नन्नू लाल के दोस्तों को। और वो इस भ्रम में है बेचारे कि उनको फ़ायदा हो रहा है, गंवार कहीं के। ये वो सारे लोग हैं जो मांस दूध इन सब में लथपथ हैं। बेटा तुम लुट रहे हो और बर्बाद भी हो रहे हो और दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हो, थोड़ी अकल लो। और लोग प्रोटीन प्रोटीन चिल्लाते हैं, ये देखो 37% प्रोटीन मिल रहा है सिर्फ मीट और डेयरी से, और उसके लिए ज़मीन कितने इस्तेमाल कर रहे हो? 77%। और 63% प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? उस 23% ज़मीन से, माने दाल रोटी चावल सब्जी ये सब खा करके। तो जो लोग बहुत चिल्लाते हैं प्रोटीन प्रोटीन, बच्चों तुम 77% ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हो और तब जाकर 37% ले रहे हो। और जो बचा हुआ 63% तुम पता है कहाँ से ले रहे हो प्रोटीन? वो 63% तुम उस दाल रोटी चावल से ले रहे हो जिसके लिए सिर्फ 23% ज़मीन का उपयोग किया गया है। किसे मूर्ख बना रहे हो? थोड़े समझदार बनो। और कितनी हिंसा करोगे? हत्या कर करके, जीवों का खून पी पी कर शरीर बना भी लिया तो क्या करा? स्वाद के लिए तुम हत्या पे हत्या किए जा रहे हो। जंगलों की हत्या, जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों की हत्या, उनके घर की हत्या, न जाने कितनी प्रजातियों को विलुप्त किए जा रहे हो। हर दिन करोड़ों
अरबों जीव मारे जा रहे हैं तुम्हारे स्वाद के लिए, पृथ्वी जल रही है तुम्हारे स्वाद के लिए। पता है फिर क्या हुआ? नूनू लाल के दोस्त 5 थे, 4 ने दोस्ती ख़त्म कर दी। एक को समझ आई बात, तो उसने डेयरी प्रोडक्ट और मांस वगैरह छोड़ दिया। देखिए अपने दोस्तों में भी शायद कोई समझदार मिल जाए। बाकी तो मूड है, मंदबुद्धि हैं, उनकी नीयत ही नहीं है। जिस व्यक्ति की नीयत ही ना हो वह नियति भी क्या कर सकती है। आपका धर्म बस इतना है कि आप उनको बता दें एक बार, उनको समझा दें एक बार। तो ना तो अब ये कहिए कि अगर सबने मांस खाना बंद कर दिया तो इतना अनाज कहाँ से आएगा, उसकी टेंशन मत लो, बहुत है, सब हो जाएगा, कोई कमी नहीं है। और उन जानवरों को भी मुक्ति मिलेगी, आज़ाद घूमेंगे बेचारे। और ये भी मत कहो कि उनकी जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर वो इतने पैदा हो रहे होते तो जंगलों में जो जानवर होते हैं जिनको तुम खाते नहीं हो, उनकी जनसंख्या अब तक पूरी दुनिया पर छा जानी चाहिए थी। पर जनसंख्या कौन से जानवरों की बढ़ रही है? सिर्फ उन जानवरों की जिनको तुम खाते हो। मछली, मुर्गा, बकरा, गाय, भैंस, सूअर, इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। बढ़ नहीं रही है, बढ़ाई जा रही है तुम्हारे लिए और तुम्हारे द्वारा, ताकि तुम उनकी हत्या करो और उनका मांस खाओ। और यही लोग फिर अपने घरों में हिंसा करते हैं, अपने बीवी पर, बच्चों पर, पति पर। ये देखो आवाज़ आ रही होगी, यह है जानवर बेचारा। अब रात के 2 बजे हुए हैं, ये लड़ रहे हैं। इनको नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति नहीं है कि वो समझें। पर तुम इंसान हो, तुम इतना नीचे मत गिरो, तुम राक्षस मत बनो, तुम जानवर मत बनो, तुम इंसान हो, इंसान रहो। इंसान से आगे निकल जाओ, शुभ होगा तुम्हारे लिए। जंगल से आए हो, वापस वहाँ मत जाओ। तुम बाहर आ गए हो उस जंगल से, अब तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी जानवर को मार कर खाने की, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त है अभी। ये मत कह देना कि हमारे पूर्वज भी तो खाते थे। वो इसलिए खाते थे क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनकी मजबूरी थी। उनको खेती नहीं आती थी पहले, और जब आती थी तो इतना अनाज नहीं हो पाता था उनके पास, तो उनको ऐसा करना पड़ता था कभी कभी। पर तुम अब वो नहीं हो, तुम बहुत आगे आ चुके हो वहाँ से। मांस खा खाकर जानवर जैसी बुद्धि करोगे क्या? फिर वही बात होगी ओशो की तरह, अकल बड़ी की भैंस। तो भैंस ही बड़ी है फिर तो, क्योंकि तुम उससे भी नीचे गिर गए हो। वो भैंस भी अपना घास ही खाती है, मांस वो भी नहीं खाती। बस तुम ही हो जो इंसान हो करके जानवर के तल पर, राक्षस के तल पर गिरे जा रहे हो। तो लगाम दो अपनी मूर्खताओं को, व्यर्थ के तर्क मत गढ़ो। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, तुमसे भी हो गई होगी, अब तो सुधर जाओ। अगर असली ताकत है तुम में, तो अपनी इस भोग वृत्ति को ख़त्म करके दिखाओ, ना कि किसी कमज़ोर जीव की गर्दन मरोड़कर। उसकी हत्या करने वाला ताकतवर नहीं है। महावीर वो नहीं है जो किसी पशु की हत्या कर दे उसका मांस खाने के लिए। महावीर वो है जो अपनी पशु वृत्ति के आवेगों पर विजय प्राप्त करे, जो अपने स्वाद की लत पर जीत हासिल करे। वो होता है महावीर। अगर है ताकत तो करके दिखाओ, और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों को जो इस तरह के तर्क देते हैं, जो सिर्फ उनकी अज्ञानता को ही प्रदर्शित करते हैं।